हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे कराने वाले हैं जीके जीएस स्टैटिक जीके का सेट नंबर 3, जहाँ पे आपको 100 मीन्स कि 100 प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वीडियो हैं अपडेट होते हैं, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होंगे पीडीएफ से रिलेटेड वो वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, इन जिनको अगर ये 10,000 वाली, ठीक है, 10,000 वाली अगर पीडीएफ चाहिए, इस ये क्वेश्चन का कलेक्शन है, 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है जीके साइंस स्टैटिक जीके का, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पे करना है। पे कैसे करना है? फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे या अमेजन पे से आप क्या करेंगे, इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप पे क्या कीजिएगा, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपके व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे आपको विद इन सेकेंड आपको ये 200 रुपये में आपको 10,000 वाली जो क्वेश्चन का कलेक्शन है आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पहला सवाल, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय है। और एहोल है कहाँ? एक जगह है कर्नाटक में। और अगर मैं पूछूं लेखक जो है अभिलेख की, अगर मैं बात करूँ इसके लेखक कौन है? रविकृति थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर सवाल पुलकेशिन द्वितीय से भी आता है, एक और सवाल आता है कि पुलकेशिन द्वितीय अगर मैं पूछूं जो है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश वातापी, ठीक है, चालुक्य वंश वातापी के सबसे क्या थे? सबसे प्रतापी राजा में से एक थे। तो ये भी ध्यान रखिए, जो अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात हो जाए तो किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश वातापी के प्रतापी राजा थे। और अगर पूछा जाए यहाँ पे एक सवाल और भी बन सकता है, चालुक्य वंश के जो यहाँ पे बतापी है इसके संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह है, ठीक है, जयसिंह थे, ये भी ध्यान रखना। दूसरा से तीसरे सवाल पे आते हैं, किस लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था? तो आंसर हो जाएगा महाकूट स्तंभ लेख, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय से एक सवाल ये भी रहा, तीसरा सवाल। चौथा सवाल यहाँ पे है कि जो मेगुती मंदिर है कहाँ, किसका है? जैनों का है, जैन का है। मेगुती मंदिर किसने बनवाया था और वर्तमान में कहाँ पे है? तो बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन सा मंदिर? मेगुती मंदिर, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे? कर्नाटक में। तो मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। अगर पूछा जाए एहोल अभिलेख का संबंध भी पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय अगर पूछा जाए चालुक्य वंश वातापी के सबसे प्रतापी राजा थे। चालुक्य वंश अगर पूछा जाए इसके संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पे अग्निष्टोम यज्ञ किसने करवाया था, तो इसकी जो प्रमाण किसमें मिली थी? महाकूट स्तंभ लेख में पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था इसको, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे पल्लव वंश के प्रतापी जो है शासक, पल्लव वंश के प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन ने किसको हराने के बाद वातापी कोट का उपाधि धारण किया था? तो चूंकि पुलकेशिन की बात हो रही तो पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने हराया था। कौन? तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। तो सवाल ये भी है इंपॉर्टेंट है कि नरसिंह वर्मन ने किसको हराया था? नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ये हैं कौन? तो पल्लव वंश के थे, ये भी याद रखिएगा, सबसे प्रतापी राजा थे। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने बताया, बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना जैसे ने किया था। इसकी राजधानी थी वातापी। और वातापी राजधानी का निर्माण कर्ता कौन माने जाते? कीर्तिवर्मन माने जाते, ये भी ध्यान रखना है। अब और एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक थे? तो भानुगुप्त से, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। एरन अभिलेख का संबंध किससे? तो भानुगुप्त। और सती प्रथा का पहला साक्ष्य भी इसी अभिलेख में मिलता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। फिर बात करते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ या गिरनार कहाँ है? गुजरात में। इसका जो अगर इसकी अभिलेख की अगर मैं बात करूँ, इसका संबंध किस शासक से? तो रुद्रादमन, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो रुद्रादमन से। और प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से? तो समुद्रगुप्त से, ठीक है। तो समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ, रुद्रादमन, जूनागढ़। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त। तो रुद्रादमन हो गया आपका जूनागढ़ गिरनार का, समुद्रगुप्त हो गया प्रयाग स्तंभ का, और स्कंदगुप्त हो गया भीतरी एवं जूनागढ़ का, ठीक है। इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन, ये भी ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद या प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। चलिए अगर मैं पूछ लूँ हरिसेन ये समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति के ये लेखक थे हरिसेन। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है गुप्त साम्राज्य के शासकों का क्रम भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके सवाल इस तरह से भी आते हैं कि गुप्त शासक के जो क्रम होंगे वो 4 ऑप्शन में सजा दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो पहले नंबर पे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, फिर स्कंदगुप्त, ठीक है। सवाल है कि गुप्त वंश की एक तो शासकों का क्रम हो गया। अगर पूछा जाए गुप्त वंश के
का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, ये भी ध्यान रखना। गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, ये भी ध्यान रखना। तो गुप्त शासकों के क्रम भी याद रखना है। श्रीगुप्त तो संस्थापक थे, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त या स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त द्वितीय में चंद्रगुप्त द्वितीय का ध्यान रखिएगा। फाहियान जो था चीनी एक यात्री था, फाहियान इसके शासनकाल में आता है। कुमारगुप्त की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, स्थापना कौन कराया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। चलिए कुछ और बातें यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं समुद्रगुप्त की मैं बात करूँ तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, और इसे कविराज भी कहा जाता था। ये विष्णु का उपासक था। परम भागवत की उपाधि को धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी कौन था? समुद्रगुप्त था। फिर बात करते हैं चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो था किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और किस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे? सको पे विजय पर के उपलक्ष्य में, ठीक है, इसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। फिर पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? साफ था, ये भी ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या केंद्र कौन था? क्या था? पाटलिपुत्र, या कहाँ था केंद्र था? पाटलिपुत्र या तथा उज्जैनी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या का केंद्र था कौन? तो आपका पाटलिपुत्र हो गया, और उज्जैनी जो दो जगह था आपका क्या था? विद्या का केंद्र था। अभी मैं बात कर ही रहा था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था, या इनका दूसरा नाम गोविंद गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राज्य के, ठीक, बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। जो बिहार के स्टूडेंट है, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये सवाल। गिरनार कहाँ? गुजरात में पर्वत स्थित जो है झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए गिरनार गुजरात पर्वत स्थित सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन अगर झील की मैं बात करूँ, स्थित जो सुदर्शन झील था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, ठीक है। तो अगर पूछा है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यगुप्त वैश्य जो था राज्यपाल चंद्रगुप्त मौर्य का, उसने करवाया था। और पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने करवाया था, ठीक है। फिर पूछा जाए सवाल कि हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में शुरू हो गया था? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा भी जा चुका है। रुपये कहा जाता था। फिर पूछा जाए गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। अजंता की गुफाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में भी कौन सा? महायान शाखा। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा अजंता में निर्मित जो गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन, ये भी ध्यान रखना है। और सवाल पूछा जाए कि गुफा संख्या अजंता की में जो निर्मित गुफा संख्या 17 है, इसे चित्रशाला कहा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 16 दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है और महायान शाखा से संबंधित है। फिर सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ठीक है बताइए, जो बौद्ध संगीति है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था? चौथा बौद्ध संगीति होता क्या है? कुंडलबंद जम्मू कश्मीर में होता है। इस समय इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष होते हैं अश्व घोष। दो भाग कौन कौन? एक तो हीनयान था और दूसरा महायान, ठीक है। एक हीनयान में बट गया, दूसरा महायान में। हीनयान में एक्चुअल में था क्या? आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्त करे, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण प्राप्ति करे, हीनयान। और इसमें क्या था? आदर्श बोधिसत्व हैं जो कि दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता देते हुए निर्माण में विलम्ब करते थे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते थे, यहाँ पे जो निर्माण होता था वो दूसरे के कल्याण के लिए विलम्ब करते थे, ठीक है। फिर आते हैं बाघ की गुफा, ये कहाँ स्थित है? जिला धार है, कहाँ? मध्य प्रदेश का है। और ये गुप्त काल में निर्मित यह गुफा भिन्न जो पर्वत है उसको काटकर बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। कौन सा काल? गुप्त काल के समय। कौन सी गुफा? बाघ की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के। जिला कौन सा? धार में। पंचतंत्र जो संस्कृत में लिखा था, किसने लिखा था? गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने लिखा था। नाटक जो मृच्छकटिकम या जिसे माटी का खिलौना गारी, किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। मंदिर बनवाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। फिर बात करते हैं पाल वंश, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और राजधानी इसकी क्या थी? मुंगेर थी। और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। महात्मा बुद्ध का जन्म। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध
से बार में बात हो ही रही, बौद्ध धर्म के बारे में हो ही रही चर्चा। तो आइए कुछ बातें बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ होता है? लुम्बिनी गांव में होता है। और ये लुम्बिनी गांव है का कपिलवस्तु नेपाल में है। और इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो मृत्यु जो होती है या निर्माण जिसको कहते हैं, निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में, जन्म होता है लुम्बिनी गाँव में। फिर बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? निधन को या मोक्ष की प्राप्ति को। जातक जो कथाओं का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपनी उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को क्या कहा था? महाविनिष्क्रमण कहा था। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और सांख्य दर्शन की शिक्षा इनसे ही ग्रहण इन्होंने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। में बात करते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, वो बैसाखी पूर्णिमा की वो रात थी। नदी कौन सी थी? निरंजना या फल्गु नदी थी। और कौन से वृक्ष? तो पीपल के वृक्ष। और ये कहा था बोध गया। बोध गया कहाँ? बिहार के गया जिला, ठीक है, बिहार का गया जिला एक जगह है, वहाँ पे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर बात करते हैं महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कब कहलाए? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये महात्मा बुद्ध कहलाए, ठीक है। उसके पहले इनको क्या कहा जाता था? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़। महात्मा बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया उत्तर प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? कौशल महाजनपद की राजधानी का श्रावस्ती में। कहाँ दिया? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक। फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। विशुद्ध ज्ञान किसमें मिलता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? विनय पिटक हो गया, सूत्र पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब ये बौद्ध धर्म से बात हो रही तो इनकी सभाएं, ये चारों सभाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कोई एग्जाम में आप देखेंगे पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति सवाल पूछा गया कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। यहाँ पे अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? और शासक कौन था, ठीक है, शासक कौन था ध्यान रखिएगा। और जगह स्थान ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रथम बौद्ध जो संगीत हुआ था राजगृह में हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति होता है 383 ईसा पूर्व, जगह था वैशाली, अध्यक्ष थे साबाकामी और कालाशोक शासक थे इस समय। तृतीय बौद्ध संगीति होता है आपका 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। मोगली जो पुत्र तीस थे इस समय अध्यक्ष थे, और अशोक क्या थे? इस समय के शासक थे। और चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है। अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं, अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। वसुमित्र थे आपके और अश्वघोष थे, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अश्वघोष उपाध्यक्ष हो गए और अध्यक्ष हो गया। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। अभी मैंने आपको बताया भी था, देख लीजिए, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग जो कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बैसाखी पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध, इसी बैसाखी पूर्णिमा के दिन, ये वही दिन था जब महात्मा बुद्ध का जन्म भी होता है, ये वही दिन था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही दिन था जब इनको मोक्ष की प्राप्ति या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों को के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया? 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, ठीक है। अब कुछ बौद्ध मठ के बारे में बात करते हैं, जैसे टाबो मठ, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नामयाल मठ, ये कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में। और बोधिमंडा मठ, ये कहाँ पे स्थित है? ये बोधगया बिहार में। तो हिमाचल प्रदेश में दो ध्यान रखिएगा, और बिहार के अगर जो स्टूडेंट है बिहार का कोई एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, बोधिमंडा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट और सवाल देखते हैं, जैसे बाबर के द्वारा लड़े गए ये आपके जो 4 युद्ध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, और राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो इसमें बाबर जीतता है और राणा सांगा हार जाता है। खानवा कहाँ है? ये भरतपुर राजस्थान में एक स्थान है, ध्यान रखिएगा। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जून 1528 में,
मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। बाबर इसमें जीतता है और मेदिनी राय हार जाता है। घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 को। अफगान और बाबर के बीच में अफगान हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो चारों युद्ध में ये जीतता है, ध्यान रखिएगा, बाबर जीत जाता है। और जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? ये जो खानवा का युद्ध देखा है, ठीक है, इसी खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा इसने दिया था। फिर गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के विजय के बाद ग्रहण किया था? यही खानवा के युद्ध के बाद ग्रहण किया था। बाबर ने दान देने के कारण खुद को किसकी उपाधि से ग्रहण किया था? कलंदर की उपाधि से दान देने के कारण। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1206 ईस्वी में। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन का क्या था? दामाद था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमुद्दीन, ठीक है, शमुद्दीन कैमुर्स था। फिर बात करते हैं बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और ये इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था, ये भी ध्यान रखना है। 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और सिजाद एवं पैबोस की अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रथा है, ये दोनों प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था। और बलबन का एक और था इंपॉर्टेंट सवाल कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था, ये भी ध्यान आपको रखना है। फिर बात करते हैं गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखने की अगर रखी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मालिक कफूर को। और किस उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को विभूषित किया था? सिकंदर सानी। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अलाई दरवाज़ा, श्री का किला और हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत किसको नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। और अगर पूछा जाए दीवाने रियासत ये है का, इसका अर्थ होता है व्यापारियों पर नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को संचालित करने वाला को कहा जाता था दीवाने रियासत। अब गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, अब आते हैं तुगलक वंश पे। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और सिंचाई की अगर मैं बात करूँ, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया? करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? उगलू खां या जूना खां के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका क्या नाम रखा? दौलताबाद रखा। रहेला जो किसकी लिखी पुस्तक है? इब्न बतूता की। और इब्न बतूता अगर मैं बात करूँ, इसी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, ठीक है, रहेला पुस्तक में। फिर बात करते हैं यहाँ पे तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, गुलाम हो गया, ठीक है, गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। फिर बात करते हैं सैयद वंश, ठीक है, तुगलक गुलाम वंश हो गया, अच्छा तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। अब आप बात करते हैं आपके सैयद वंश का। इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां, तैमूर लंका सेनापति था। और इसका अंतिम शासक था आलम शाह। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मैसूर के बारे में बात करते हैं। मैसूर के जो संस्थापक कौन थे? हैदर अली थे। इसके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर बात करते हैं चौथा आंगल जो मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1799 में। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था कौन? ब्लेजली। मैसूर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? टीपू सुल्तान। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान क्या होता है? मारा जाता है, ठीक है। और टीपू सुल्तान का सवाल आ जाए कि टीपू सुल्तान कौन से क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का ब्रिज कहाँ लगवाया था? श्रीरंगपट्टनम में। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर कॉर्नवालिस को। और कॉर्नवालिस ने भारत में शक्तियों के पृथक्करण करने के लिए, ठीक है, पृथक्करण करने के लिए किस कोड का स्थापना किया था? कॉर्नवालिस कोड 1793 में किया था। फिर बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। और ये कौन सा क्षेत्र था? ये वो क्षेत्र था, अगर भारत का मैप देखा जाए तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र था बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र था, जहाँ पे कौन सा अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पे लागू हुआ था? रैयतवारी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू हुआ था गवर्नर रीड एवं मुर्रा के द्वारा। और ये क्षेत्र था क्या? मद्रास का क्षेत्र था। महलबारी जो बंदोबस्त था, ये व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो तीन क्षेत्र, एक तो अस्थायी बंदोबस्त हो गया यहाँ पे, उसके बाद रैयतवारी हो गया आपका, और महलबारी, ये तीन क्षेत्र ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दशक के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था? रिपन ने 1881 में।
इंडिया स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? 1787। और ये स्वतंत्र कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को। असहयोग आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, ये भी ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को ये स्थगित हो गया था। कारण था क्या? चौरा चौरी घटना। ठीक है, 1922 में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन, जब 1922 में असहयोग आंदोलन होता है, इस समय चौरा चौरी घटना होती। इस समय जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। इन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। अब ये चौरी चौरा घटना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चूंकि स्थगित तो इसी के कारण होता है। असहयोग आंदोलन जो होता है किस घटना के कारण होता है? आपका चौरा चौरी घटना के कारण होता है। ये 5 फरवरी 1922 को होती है ये घटना, और 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दी जाती है गांधी जी के द्वारा। होता क्या कि गोरखपुर जिले नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन जो कार्य थे वो गुस्से में आकर, ठीक है, आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर थाने में क्या किया? आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित जो 21 सिपाही थे उसकी मृत्यु हो जाती। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया या स्थगित कर दिया। फिर बात करते हैं 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के और देश के पहले क्या थे? राष्ट्रपति बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात अंतरिम सरकार में ये क्या इनको कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। बात हो रही है असहयोग आंदोलन के समय। जब असहयोग आंदोलन होता है 1920 के समय, इस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था, ये भी ध्यान रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिलिथगो 1942 का समय था। बात करते हैं बर्ना जो कूलर प्रेस एक्ट है, ये लागू कब हुआ था? 1878 में लिटन के द्वारा। ठीक है, जो कि ज़्यादा इसका फोकस क्या था? भारतीय जो प्रेस है उस पर क्या करना? प्रतिबंध लगाना, इसका मेन उद्देश्य था। और समाप्त किसने किया? बर्ना कूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया रिपन ने 1882 में। तो गाइस इसके मैंने बोला था आपको 100+ यहाँ क्वेश्चन कराना होगा। कुल 112 मैंने क्वेश्चन कराए हैं। जितने भी सवाल अभी तक मैंने इसमें कराए होंगे उसमें से अधिकतर सवाल अगर मैं देखा जाए तो ऐसे 100 जितने भी सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं 100+ जितने भी सवाल होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया गया होगा। आप इन सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा। अच्छा, जिनको PDF लेना है 200 रुपये पे कीजिए। ठीक है, 200 रुपये पे कीजिए गूगल पे से, फ़ोनपे से, पेटीएम से। और क्या कीजिए? पेमेंट करने के बाद जो नंबर आपको स्टार्टिंग के वीडियो में दिया गया है उस नंबर पे कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको आपके व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पे विजिट करिए, जहाँ पे आपको इसके वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।